बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? देखिए जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आई कैप की वेबसाइट पर गिवन है, वो आई कैप के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हल कराना सिखा रहा हूँ, ताकि जो नए पहली दफ़ा पेपर देने जा रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पहला सवाल किया। अब दूसरे लेक्चर में ये जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, आपको सब पेपर बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा जब आप पहली दफा निकालोगे। अब आपको देखोगे कि ना तो मेरा क्वेश्चन पेपर और कहाँ पर मैंने हल करना है। आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है ना, ये टेबल फॉर्म में एक्सेल की शीट, ये उन बच्चों के लिए होती है जो एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। जो एक्सेल इस्तेमाल नहीं करते उनके उन्होंने क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, यानी यहाँ से करके नीचे चला जाएगा। अब आपके पास ये पेपर नजर आ रहा है कि एक साइड पर सॉल्यूशन है और एक साइड पर क्वेश्चन है, और आपने ये भी करना है कि जनाब ये चीज यहाँ से खत्म कर देनी है ताकि आपका पेपर सही अपीयर हो। अब ये भी कर सकते हो कि आंसर शीट एक साइड पर करके पहले क्वेश्चन पढ़ लो, या साथ साथ भी पढ़ के अपना आंसर पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात ना, एक दफा सारा सवाल पढ़ना, फिर उसके बाद आंसर टिक करते जाना। पहले ही अगर आंसर आप लिखोगे तो शायद वो बाद में कोई एडजस्टमेंट ऐसी आ जाए जिसमें आपको परेशानी हो सकती है। बट ऐसा भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो आप अपनी ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आए जनाब, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनाब समराइज ट्रायल बैलेंस है, जिसके अंदर उसने बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, accumulated depreciation, उसके बाद 1 जनवरी 2020, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कैश एंड बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड पर गिवन है, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, 14% लोन है, ट्रेड एंड अदर पेएबल रेवेन्यू, परचेजेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, रेंट एंड इंटरेस्ट। ओके होगी बात। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, वो सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो आ जाए जनाब सबसे पहली एडजस्टमेंट की तरफ, क्योंकि मेन तो हमने एडजस्टमेंट ही सीखनी है। हाँ जी जनाब, सबसे पहले एडजस्टमेंट है जी, कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड। आपके पास है 92,600, क्योंकि सारी अमाउंट्स इन थाउजेंड में है। अगर आप सोल्यूशन में भी देखें तो ऊपर उसने रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है, तो इसलिए हम भी एडजस्टमेंट वाली 3 जीरो नहीं पढ़ेंगे। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट, कहता जब हमने फिजिकल इन्वेंट्री देखी तो पता चला 2850 वर रिटर्न्ड बाय अ क्रेडिट कस्टमर। कॉस्टिंग, ये उसकी कॉस्ट है, फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। These goods were sold for rupees 3300 on credit in last week of December. VT determined that these goods are out of fashion and can be sold at 70% of original selling price and after incurring cost to sell rupees 240। ये पूरा आपका IS2 यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो इसमें एक बात उसने कहा है कि जी आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो 92,600 का है, और उसके कहता है जब हमने फिजिकली इन्वेंट्री देखी तो उसमें 2850 वाला एक ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ था जिसकी कॉस्ट 2850 थी, लेकिन उसकी सेल वैल्यू क्या थी 3300। कहते हैं हमने एंट्री पास नहीं की 3300 से। तो सबसे पहले तो आप आ जाए जनाब, एंट्री पास करते हैं इसकी। तो जब आप सेल रिटर्न की एंट्री पास करते हैं तो क्या एंट्री पास होती है, सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। किस अमाउंट से एंट्री पास होगी, उसकी कॉस्ट से या उसकी सेल वैल्यू से। 2850 उसकी कॉस्ट है, 3300 उसकी सेल वैल्यू है। जब सेल रिटर्न की एंट्री पास करेंगे मेरे भाई तो सेल वैल्यू से एंट्री पास होगी। फिर उसमें वो ये भी कहता है,
जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपने लिखा होगा ना, जैसे हम एनआरवी के एडजस्टमेंट कैसे लिखते हैं, पहले कॉस्ट लिखते हैं, फिर एनआरवी लिखते हैं, और फिर लिखते हैं कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। कॉस्ट तो उसकी 2850 है, कॉस्ट उसकी कितनी है 2850, और सेल वैल्यू उसकी 3300 है नॉर्मल। अब वो कहते हैं क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गई है तो वो अपनी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 70% पे बिकेगी। तो क्या वो 3300 पूरे की बिकेगी? नहीं, 3300 का 70% लेना पड़ेगा। 3300 मतलब वो 2310 की बिकेगी। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कॉस्ट है वो तो है 2850, एनआरवी उसकी क्या है, एनआरवी की डेफिनेशन अब सब लोगों को आती है। एनआरवी की डेफिनेशन होती है उसकी सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। पहली बात वो कहता है कि जी वो किस सेलिंग प्राइस पे बिकेगा, 3300 का 70%, मतलब 2310 माइनस 240 के सेलिंग एक्सपेंस भी हैं, 240 के सेलिंग एक्सपेंस भी हैं। तो जनाब माइनस कर दें 240, तो आपके पास एनआरवी आ गई 2070। अब मुझे बताओ आपका क्लोजिंग स्टॉक 2850 से ही होना चाहिए था या 2070 से होना चाहिए था, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो इसमें लोअर क्या है, आपका स्टॉक 2070 से होना चाहिए था, लेकिन उसने तो इससे लिखा हुआ है। याद रखें, जब जो स्टॉक लिखा होता है ना जिसके बारे में कुछ ना बताया हो, वो ऑलरेडी अपनी कॉस्ट पे लिखा होता है। स्टैंडर्ड कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखो। तो आप मुझे बताया जनाब इसका 2850 से लिखा हुआ है, लेकिन लिखना चाहिए था 2070 से। तो बताए क्लोजिंग स्टॉक में क्या कम करे, दो तरीके, 2850 माइनस कर दो या 207 और 2070 प्लस कर दो, या इनका डिफरेंस लेके 780 क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दो, क्योंकि 2850 से क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, लिखा होना चाहिए 2070 से, क्योंकि ये एनआरवी लॉस है, एनआरवी लॉस से हमारा स्टॉक कम हो जाता है। ओके होगी बात। तो अब जनाब इस एडजस्टमेंट का देखें, एक एडजस्टमेंट तो ये करेंगे, ये सेल से माइनस हो जाएगा और ये डेटर से माइनस हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल में से, और ये और 780 हमारे क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस हो जाएगा। अब आप देख लो जरा अपनी इस एडजस्टमेंट का कि अगर हम रेवेन्यू में देखें तो रेवेन्यू में जो रेवेन्यू की अमाउंट गिवन है उसमें 3300 माइनस हो रहा है और प्लस भी हो रहा है और 2310 भी प्लस हो रहा है, लेकिन हमने कौन सा माइनस करना है 2300। ये है हमारा रेवेन्यू, सेल में से 3300 माइनस करना है। उसके बाद दूसरा क्या था, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल अभी नहीं लिखते क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में ना और एडजस्टमेंट भी आनी है बैड डेट्स वगैरह की, इसलिए अभी अकाउंट रिसीवेबल रहने दो। क्लोजिंग स्टॉक चेक कर लो, क्लोजिंग स्टॉक में ना 780 माइनस करेंगे, क्योंकि जितना क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना उसमें से कितना माइनस करना है 780। तो ये 780 की एडजस्टमेंट पड़ी हुई है हमारे पास, सवाल हो गया, ठीक होगी बात। इसमें देखें अगर आप, उसने एक तो एज इट इज लिखा है 92600, एक लिखा है 92600 में 2070 माइनस कर दिया है। माइनस करने का कोई तुक नहीं बनता, ये तो शेयर रिटर्न है। अगर कोई तुक बनता भी था तो प्लस कर लेता, लेकिन आप कहते हैं प्लस क्यों नहीं किया, वो भाई फिजिकली पड़ा हुआ है स्टॉक, वो प्लस हुआ है, सिर्फ उसके अंदर एनआरवी की एडजस्टमेंट नहीं थी। तो जनाब ये चीज हमने एनआरवी की एडजस्टमेंट कर दी, शेयर रिटर्न भी हो गया। अकाउंट रिसीवेबल अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसके अंदर अभी हमने एक एडजस्टमेंट करनी है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का भी हो गया, डन। तो आपकी पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट। कोई परेशानी है तो बाद में मुझसे पूछ लेना मैसेज करके, अभी के लिए यही है। नेक्स्ट वो कहता है जी प्री पेमेंट्स इंक्लूड फायर इंश्योरेंस 1800 फॉर सेल ऑफिस। कहता है प्री पेमेंट्स के अंदर सेल ऑफिस की इंश्योरेंस शामिल है।
द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मई 2021। लो जी, आपके पास प्री पेमेंट के अंदर 1800 की इंश्योरेंस शामिल है जो कि एक्सपायर होनी है 31 मई को। इसका मतलब है वो सारा प्री पेमेंट नहीं है। अब 31 मई तक 12 महीने काउंट कर लो। 5 महीने बन गए 2021 के, 7 महीने बन गए 2020 के। तो भाई 2020 के जो 7 महीने हैं वो प्री पेमेंट नहीं है, बाकी प्री पेमेंट में रहने दें। 7 महीने का जो प्री पेमेंट है वो प्री पेमेंट नहीं है। मतलब 1800 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 और 1800 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। 1800 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 ये हमारे पास आ गया 1050, और 1800 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 ये हमारे पास आ गया 750। तो मेरे भाई ये तो हो गया एक्सपेंसिव, और ये स्टिल प्रीपेड है। और जो 2021 के 5 महीने वो तो प्रीपेड हुआ ना। अब उसने इस सारे को प्रीपेड लिखा हुआ है, तो क्या करें, इस 1050 को प्रीपेड से माइनस करके सेलिंग एक्सपेंस में आकर लिखेंगे, क्योंकि सेल ऑफिसर की इंश्योरेंस है। अब क्या बाकी 750, भाई 1800 शामिल है, उसमें से हम 1050 निकाल रहे हैं। 750 प्री पेमेंट है और वो प्री पेमेंट के अंदर है, हमें उसको एडजस्ट नहीं करना, हमने सिर्फ उसमें से अपने एक्सपेंस निकाल लेने हैं। तो निकालो जरा, आप अपनी प्री पेमेंट्स चेक कर लो जाकर, और सेलिंग एक्सपेंस भी चेक करो। ये प्री पेमेंट्स हैं, इनमें से 1050 निकाल देंगे जी, नजर आ रहा है जी। और एक्सपेंस में जाओ जरा, सेलिंग एक्सपेंस में, ये है सेलिंग एक्सपेंस, इसमें 1050 ऐड कर देंगे। तो इतना आसान सवाल होता है फाइनल अकाउंट का कि एक एक एडजस्टमेंट बताई हुई है, सिंपल हम देखेंगे कि किस में एडजस्ट होंगे। डन। 750 प्री पेमेंट में है, वो रहने देंगे, वो ऑलरेडी 1800 है, हमने सिर्फ 1050 वहां से निकाल देते। दूसरी एडजस्टमेंट भी होगी। थर्ड एडजस्टमेंट कहता है 1 जून 2020 a machine was given at a quarterly rent 570 receivable in arrears। एरियर्स का मतलब होता है कि टाइम गुजर जाता है फिर रिसीव होता है। दोबारा सुने, कहता है कि जनाब 1 जून 2020 को आपने एक मशीन क्वार्टरली रेंट पे दी 570 और रिसीवेबल इन एरियर्स। क्या मतलब हुआ जनाब इसका, यहां पर देखें 1 जून को 1620 को आपने रेंट पे दे दी। जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, ये 3 महीने गुजरेंगे, आपको क्वार्टरली रेंट आ जाएगा, और वो आ भी चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद 9, 10, 11 एक और क्वार्टर गुजरा, उसकी भी इनकम आ चुकी है, क्योंकि एक क्वार्टर गुजरता है उसकी इनकम आपको मिल जाती है गुजरने के बाद। फिर अगला महीना आ गया जी 12, फिर 1, फिर 2। लो जनाब, इसकी इनकम मिलनी है यहां पर, और हमारा यहां पर ईयर एंड हो गया। हमारा ईयर एंड हो गया पहले, उसके पैसे मिलने हैं क्वार्टर गुजरने के बाद। तो एक महीने का जो मशीन का रेंट है वो स्टिल रिसीवेबल है। वो क्या है, क्योंकि ये पैसे कब मिलने हैं, फरवरी में, लेकिन आपका ईयर तो दिसंबर में खत्म हो गया। जो दिसंबर से पहले वाले रेंट है ना, वो मिल भी चुके हैं और अदर इनकम में लिखे भी होंगे। हमारा एक महीने का रेंट अर्नड बट रिसीवेबल नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट, तो क्या करते हैं, एक महीने का रेंट वैसे निकालो, बनता कितना है, कितनी अमाउंट गिवन है, 570 है, 750 है, कितनी अमाउंट है, 570। 570 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये क्वार्टर है, तो बनता है 190। तो 190 हमारा जो रेंट है वो अभी हमें मिलना है। तो इसकी क्या एडजस्टमेंट करते हैं, इनकम में ऐड करंट एसेट, इनकम में ऐड करंट एसेट। तो देखिए जरा, अदर इनकम में, अदर इनकम में आपका ये देखिए 190 ऐड करना है, 190 ऐड करना है। और दूसरा किस क्या एडजस्टमेंट होगी, अदर रिसीवेबल,
अदर रिसीवेबल में 190 ऐड कर देंगे, एक अदर रिसीवेबल में 190 ऐड कर दिए, एक अदर इनकम में ऐड कर दी, एक महीने की इनकम चाहिए थी बस, और अदर रिसीवेबल की वैल्यू पहले गिवन है। डन। अब आगे चलते हैं। द लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 मार्च 2020, आज से 10 महीने पहले, ठीक है, हमारा ईयर एंड 2020 है ना। 1 मार्च 2020 एंड प्रिंसिपल इन पेएबल इन 6 equal annual portion along with the interest 28 Feb of each year। इसका मतलब है आपने इंटरेस्ट जितना भी 10 महीनों का बनता है अभी तक पे नहीं किया, क्योंकि वो खुद कह रहा है फरवरी में पे करना है, और हमारा ईयर एंड क्या, ईयर एंड 31 दिसंबर है। तो इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट बनता है ना, लोन कितना है आपका ऊपर देखिएगा जरा, लोन है हमारा जनाब 5 to 500, 5 to 500, और कितनी किस्तों में पे करना है, 6 बराबर किस्तों में। आ जाए जी, ये लोन की एडजस्टमेंट, तो वैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लोन की सारी एडजस्टमेंट करना एक पोर्शन करवा दूंगा, कि जितने भी लोन की एडजस्टमेंट मैक्सिमम है, और अगर मुझे टाइम मिला, मैं वादा नहीं करता, अगर टाइम मिला तो मैं उसका लेक्चर आपको शेयर कर दूंगा, नहीं तो जितने सवाल मैंने करवा दिए हैं मेरे ख्याल में उसी में से सवाल आना है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई आए जरा क्या चीज हमने लिखने लगे थे, लोन कितना है 5 to 500। पहले तो इसका इंटरेस्ट बताया कितना बनता है, इंटरेस्ट है 14%, मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, सॉरी 10/12, ये तो बनेगा इंटरेस्ट। 5 to 500 multiplied by 0.14 multiplied by 10 divided by 12, 6125। ये किधर किधर जाएगा, क्योंकि ये अभी तो पे ही नहीं किया, सारे का सारा फरवरी में पे करना है। एक चला जाएगा जनाब ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, फाइनेंशियल चार्जेस, और दूसरा चला जाएगा ये करंट लायबिलिटी। ये हो गया किसका, इंटरेस्ट का मामला। फिर आपने इसको 6 किस्तों में पे भी तो करना है, 6 बराबर में, तो इसकी किस्तें बनाए 5 to 500 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 to 500 डिवाइडेड बाय 6, तो 8750। तो भाई 8750 ये जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि वेरी नेक्स्ट मंथ में हम पे कर रहे हैं, और ये यहां से माइनस हो जाएगा। तो अब जब नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे वो 5 to 500 में से 8750 माइनस करके करंट मैच्योरिटी लोन में जाकर लिखेंगे। ये आ गया अपोर्शनमेंट ऑफ लोन। इसका जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट में लिखते होते हैं, और पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे किया तो करंट लायबिलिटी। डन। और जरा फिर इसकी पोस्टिंग देख लें। यहां पर आपके पास आ गया जनाब प्री पेमेंट्स अदर लायबिलिटी में होगा, ये है आपकी लायबिलिटी, ये है लॉन्ग टर्म लोन। 5 to 500 में से 8750 माइनस करके लिख दिया। इंटरेस्ट पेएबल हमारा कितना आ रहा है 6125 पूरे का पूरा। करंट मैच्योरिटी लोन कितना आ रहा है हमारा 8750। और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ऊपर जाकर देखें, या हमारे पास इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस, ये है फाइनेंशियल चार्जेस, जिसमें 6125 ऐड करके लिखेंगे, लोन ना लिख देना कहीं। डन। ये हमारी एडजस्टमेंट होगी जनाब फोर्थ। अब आ जाए फिफ्थ पे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड इंक्लूड्स इट्स कॉस्टिंग 18 मिलियन परचेज्ड ऑन 1 अगस्त। कहता है एक मशीन आपने खरीदी है 18 मिलियन की 1 अगस्त को, बाकी मशीनें खरीदी हैं पुरानी है, ब्रॉड ऑन है। तो हम क्या करेंगे, जो इस साल खरीदी है जितने टाइम से के लिए हमारे पास रही उतने टाइम की डेप्रिसिएशन लेंगे, और बाकी के ऊपर पूरे साल। और मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो जनाब आज है 97500 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 26250। बल्कि आप वर्किंग यहां पर आकर कर ले, डेप्रिसिएशन का रेट चेक कर लें कितना है। 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड
आ जाए जी। आपके पास कॉस्ट पड़ी हुई है 97500 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 26250। कहता है इसमें से एक एसेट ऐसा है 18,000 का जो अगस्त में खरीदा है। इसका मतलब है बाकी कौन से एसेट्स हैं? 97500 माइनस 18,000, तो माइनस कर दो इसमें से 97500 माइनस 18,000, आपके पास बच गया 79500। और इस 18,000 को डेप्रिशिएट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय अगस्त है ना, तो 8 9 10 11 12 5 बाय 12, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 12, 750 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। और इसमें से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। 79500 माइनस 26250 53250 मल्टीप्लाइड बाय 10% 5325, ये हमारी इस साल की डेप्रिसिएशन है। प्लस 750 करके 60, मतलब इन दोनों को प्लस किया 6075। एक तो ये डेप्रिसिएशन चला जाएगा एक्सपेंसेस के अंदर और दूसरा ऐड हो जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। तो पहले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास है 26,250, तो उसमें ऐड होकर ये चला गया 32325, ये आपकी नई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई। डन। चलो जी पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट में देखें, आपके एसेट्स के अंदर 975250 के अंदर क्या क्या प्लस करना है, माइनस करना, सॉरी, पिछली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी और इस साल की। इस साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भला? 6075, तो यही अमाउंट आ गई। उसके बाद ये तो हो गया एसेट में से माइनस, और डेप्रिसिएशन देखिए एक्सपेंस कितना है 6075, ये 5325 प्लस 750। डन। चले जरा नेक्स्ट आ गया जनाब, और तो क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी लिख दिया, एसेट में से भी माइनस कर दिया। नेक्स्ट आ जाए, कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड कैश इन हैंड 1490। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तरीका बताया था कि ऊपर अगर देखें तो कैश एंड बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड पर गिवन है, मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट वाली साइड पर गिवन है, ठीक है, लेकिन वो तो लायबिलिटी बना हुआ है और हमारा कैश एंड बैंक इसमें 1490 है, तो लायबिलिटी में से एसेट माइनस हुआ होगा या प्लस? लायबिलिटी में से एसेट आपका माइनस हुआ होगा, क्योंकि दो अपोजिट कभी प्लस नहीं हो सकते। तो हम चाहते हैं कि माइनस होने से पहले लायबिलिटी कितनी थी, तो वापस ऐड बैक कर दे। तो 14,600 आपके पास नेट ऑफ कैश पड़ा हुआ है, तो वापस माइनस हुआ होगा कैश, क्योंकि लायबिलिटी में एसेट कभी भी प्लस नहीं होता, माइनस हो चुका है। और हम कहते हैं वापस कितना होगा, हम वापस ऐड बैक कर देंगे 1490, तो ये हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। और 1490 जाकर हम कैश में लिख देंगे। यहां पर आप देख ले, कैश एंड बैंक बैलेंस में 1490 लिखेंगे, माइनस 1490 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर उधर पूरा लिखेंगे। और यहां पर हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये कितना आएगा, इसमें 1490 ऐड हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं इंक्लूड है तो माइनस करेंगे, भाई इंक्लूड का मतलब होता है पहले नेट ऑफ किया हुआ है या नहीं, पहले नेट ऑफ किया हुआ है या नहीं, तो इंक्लूड नेट किया हुआ है, इसलिए हमने ये अमाउंट लिखी। डन। लास्ट वन इज, इट इज डिसाइडेड दैट अ रिसीवेबल 1200 शुड बी राइट ऑफ, बैड डेट्स हो गया, एंड दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी रिड्यूस्ड टू 4500, और आपने अपना जो बैड डेट्स की प्रोविजन है वो भी 4500 तक रिड्यूस कर दी। बैड डेट्स एक्सपेंस शुड बी इंक्लूडेड इन दी एडमिन एक्सपेंस। ये तो आपको याद होगा, पहले ब्रॉड ऑन देख लो कितना है प्रोविजन का, ब्रॉड ऑन ये 4890
90। लो मेरे भाई कहते हैं जनाब 12,000 तो आपने 1200 तो बैड डेट्स हो गए सीधे सीधे। आ जाए जी, बैड डेट्स एसओसीआई में क्या किया जाता है? एक तो बैड डेट्स 1200 और दूसरा आपके पास ब्रॉड ऑन प्रोविजन थी 4890 और कैरी डाउन होगी 4500। कितनी रिड्यूस हुई? -4500, 390। प्रोविजन कम हो तो एक्सपेंस कम हो जाते हैं, प्रोविजन ज्यादा हो तो एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो 1200 में से 390 माइनस करें, 1200 माइनस 390, 810। ये तो चले जाएगा एक्सपेंस के अंदर। और एसओएफपी के अंदर डेटर में से ये 4500 जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैरी डाउन माइनस होना है ना। तो आए जरा, अब सवाल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस अब फॉर्मेलिटी रह गई। एक तो हमारा रिसीवेबल वाला काम पूरा हो गया। किधर है करंट एसेट्स? यहां पर रिसीवेबल में से 4500 भी माइनस करेंगे और 3300 भी माइनस करेंगे। इसने 3300 माइनस कर दिया। अच्छा बैड डेट्स, सॉरी माजरत, बैड डेट्स भी माइनस करना है। बैड डेट्स भी माइनस करेंगे क्योंकि अभी उसने राइट एडजस्टमेंट वाले हैं ना बैड डेट्स, तो 1200 भी माइनस करेंगे। लेकिन उसने डेटर की अमाउंट कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? डेटर्स हैं मेरे भाई 12050 के। इसमें तो ये अमाउंट नहीं आ रही। 3300, 3300 और 1200, 17। अच्छा एक मिनट, अच्छा प्रोविजन नीचे है, माजरत प्रोविजन के लिए ना उसने नीचे डाटा बना दिया है। तो फिलहाल बैड डेट्स माइनस कर देंगे और से रिटर्न माइनस कर देंगे। प्रोविजन के लिए उसने नीचे यहां पर वैल्यू लिखने के लिए हमें बता दिया, जहां पर हम 4500 लिख देंगे। मतलब उसने साथ उसकी एडजस्टमेंट नहीं दी, उसने अलग से बता दी कि ये शायद तुक्का ना लगा दे। 3300 से रिटर्न वाला माइनस किया, 1200 माइनस किया बैड डेट्स वाला, क्योंकि एडजस्टमेंट में था ना बैड डेट्स, और 4500 एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स यहां से भी माइनस होते हैं, ये आप सबको ही पता है ऑलरेडी। यहां पर आ जाए एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस के अंदर 1200 बैड डेट्स वाला ऐड करना है और 390 माइनस करना है। उसने ना 1290 और 390 एज इट इज लिख दिया है, जो हमने क्वेश्चन में नहीं लिखा था। लो जी खत्म, एडजस्टमेंट होगी सारी। अब आ जाते हैं सवाल को पूरा करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल तो हमारी रह गई अभी। ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? 102900 और प्लस परचेजेस कितनी है? 44400। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 92600 में से क्या माइनस करना था? 92, बल्कि यहां पर पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा 91820। करंट एसेट में ओपनिंग स्टॉक प्लस और 9180, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। लो मेरे भाई आज यहाँ सवाल कर लेते हैं। 540,000 माइनस 460480, कितना प्रॉफिट है? 79520, 79520। फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा जनाब? 79520 में सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दें 34,800, माइनस कर दें 23,190 और माइनस कर दें 6075। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ गया 15,15455। फिर उसके बाद अदर इनकम ऐड कर देते हैं 1330, माइनस फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर देंगे 7475, 9310। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 9310। डन। अब आ जाए जी यहां पर, इसमें हमारी क्या चीज रहती है? टोटल, पहले एसेट्स करंट एसेट का टोटल करना है, फिर टोटल एसेट करना है। 91820 प्लस 122,550 प्लस माइनस ये 4500 प्रोविजन है, माइनस करनी है, माइनस 4500। उसके बाद बल्कि इसमें शायद साइन माइनस का आ सकता है, तो माइनस भी लिख दो, माइनस 4500। फिर उसके बाद प्लस
910 प्लस 1290 प्लस 1490 213 और टोटल एसेट्स क्या होंगे प्लस नॉन करंट एसेट भी ऐड कर दो 65175 तो 278 735 कैपिटल लिख दे जनाब कैपिटल क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है कैपिटल 133930 133930 उसके बाद मेरे भाई नेट प्रॉफिट कितना फाइंड किया था 9310 ड्राइंग्स हाँ जी ड्राइंग्स में वो 3300 ऐड कर रहा है ये क्या है कुछ भी नहीं 1490 कुछ भी नहीं ऐड होना ड्राइंग्स में तो कुछ ऐड ही नहीं होना था हमने तो कोई एंट्री नहीं पड़ी 133930 प्लस 9310 माइनस 25440 117800 117000 उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेएबल इसके अंदर भी कोई एडजस्टमेंट उसने नहीं बताई ये 240 की कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये तो सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड हो गया तो ये भी सीधा सीधा ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी तो 8622 प्लस 6125 प्लस 8750 प्लस 16090 टोटल करंट लायबिलिटीज आ गई हमारे पास 117185 117185 अब प्लस कर दो इसके अंदर इक्विटी का और नॉन करंट लायबिलिटी प्लस 117800 प्लस 43750 नॉन करंट लायबिलिटी तो 278 इधर लिख दिया 278735 लो भी मुजाहिदो हमारा आंसर टैली कर गया और अब आपने बस इतना कि क्लोज हो सकता है तो ये आप अपना सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हो तो देख लो ठीक है ये आपका एक दफा अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से देखना है तो खुद से देख लो ठीक है हाँ जी ये आपका इनकम स्टेटमेंट वाला पोर्शन था जी और फिर ये आपका एसेट वाला पोर्शन है और ये इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पोर्शन ठीक है जनाब अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे दूसरा मेरा टारगेट क्या है कि हम इंशाल्लाह आपको जो इसका मॉडल पेपर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का उसके अंदर भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है तो वो मॉडल पेपर कंप्लीट प्लस इसी पैटर्न के तहत करेंगे इंशाल्लाह ओके मेरे भाई अल्लाह हाफिज